Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS IU Bangalore. So in this session I am going to discuss about the legal reasoning and the topic is criminal law. So पहले आपको मैं brief introduction दे रही हूँ कि criminal law क्या है. What do you mean by criminal law? क्रिमिनल लॉ जनरली जैसे नाम से आपको सजेस्ट हो रहा है कि ये जो लॉ है ये डील्स विद द क्राइम्स. तो क्रिमिनल लॉ में आपके क्राइम से डील करता है एंड उसके लिए पनिशमेंट्स भी प्रोवाइडेड की गई हैं. सो क्रिमिनल लॉ गाइस इसमें क्या है आपका इंडियन पिनल कोड कवर हो जाएगा, देन इट विल बी कवर्ड CRPC कवर हो जाएगा, IPC ये सारा एविडेंस लॉ ये सारा क्रिमिनल लॉ है. तो यहाँ पे जो हम मेन बात करने जा रहे हैं वी विल टॉक अबाउट द इंडियन पिनल कोड. सो इंडियन पिनल कोड में कुछ एक्ट्स को क्लासीफाई किया गया है जैसे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी. तो इस तरह से उनको ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज क्लासीफाई किया गया और उनको डिफाइन किया गया एंड दे आर पनिशेबल जनरली विद इम्प्रिजनमेंट. इज़ इट क्लियर? तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो क्रिमिनल लॉ है उसमें IPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, एविडेंस लॉ है, बट हेयर वी विल बी डीलिंग विद द IPC. सो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यहाँ पे क्या है इसमें ये प्रोसीजरल लॉ है. IPC इट इज़ अ सब्सटैंटिव लॉ, लेकिन जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है ये प्रोसीजरल लॉ है जिसमें कोर्ट का प्रोसीजर बताया गया डीलिंग विद एन ऑफेंस अंडर IPC. इज इट क्लियर? सो नाउ ये जो लीगल रीजनिंग है ये लॉ एंट्रेंस के बच्चों के लिए है. इसमें क्या है जो क्रिमिनल लॉ के लिए क्रिमिनल लॉ के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द क्रिमिनल लॉ. सो कुछ ऑफेंसेस जैसे कि कौन से चीटिंग है, थेफ्ट, कल्पेबल होमिसाइड, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग एक्सेट्रा. तो यहाँ पे किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अगेन इट इज़ द सेम मेथड हाउ टू सॉल्व दी क्वेश्चंस. सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ना है, उसको आप पॉइंट वाइज ब्रेक करो, देन फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, पॉइंट वाइज ब्रेक करो, रीएनालाइज करो क्या जो आपके गिवन फैक्ट्स हैं वो प्रिंसिपल से मैच कर रहे हैं, प्रिंसिपल के जो एसेंशियल्स हैं वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं. अगर है तो आपको 4 ऑप्शंस दी जाएगी, उसमें से आप देखो कि आपका आंसर क्या होना चाहिए. सो ये जो लीगल रीजनिंग इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ईजी ऑल्सो, और आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है. इज इट क्लियर? So let us start with the first is regarding the jurisdiction. Is it clear? First topic जो है वो आपका किसके रिगार्डिंग है, jurisdiction के रिगार्डिंग. So in brief I will tell you about कि jurisdiction penal code में क्या है. देखो जब भी कोई लॉ इनैक्ट होता है सबसे पहला क्वेश्चन लेजिस्लेचर क्या डिसाइड करता है कि इसकी इस लॉ की ज्यूरिसडिक्शन क्या है. क्योंकि जो कोई भी लॉ है, एनी लॉ इट इज़ क्रिएटेड और यू कैन से इट इज़ इनैक्टेड फॉर डीलिंग सम स्पेशल रियलिटीज़ विच आर अगेंस्ट दी सोशल नॉर्म्स. सो वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म क्या है इज़ ऑलवेज बाय. कौन करता है सोशल नॉर्म्स को वायलेट? ऑब्वियसली जो लोग रह रहे हैं, पर्सनस वायलेट करते हैं. सो सबसे पहला टास्क क्या होता है कि पर्सन को आइडेंटिफाई करना जिसने ये काम किया है एंड दैट इज़ रेगुलेटेड बाय द लॉ. सो अकॉर्डिंग टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड इसका मतलब क्या है कि जो पेनल कोड है हमारा IPC है ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा. और यू कैन से इट कैन बी आइडेंटिफाइड, इट कैन बी described as identification of the persons whose conduct is regulated by the penal code. Is it clear? So persons who are subject to liabilities or punishment or who are conferred with some kind of right by the virtue of IPC, what that is meant by टर्म ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पेनल कोड. तो जो ज्यूरिसडिक्शन है ये 2 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. वन इज़ एरिया बेस्ड ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज़ टेरिटोरियल बेस्ड ज्यूरिसडिक्शन, और नेक्स्ट क्या है पर्सन्स बेस्ड ज्यूरिसडिक्शंस. और दोनों की दोनों ये सेक्शन 2 और सेक्शन 4 में कवर होती हैं. इज इट क्लियर? सेक्शन 2 क्या है जो मैंने आपको बोला, एरिया बेस्ड ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज़ इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, इंट्रा by the name itself it is clear कि it is within the territory of India. Is it clear? It is within the territory of India. और extra that is out of India. Is it out of the territory? Is it clear? सो इसको मैं को ज़्यादा डिटेल में आपको डिस्कस नहीं किया है.
क्वेश्चंस में आएंगे तब हम साथ के साथ डिस्कस कर देंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन प्रिंसिपल देखो क्या है. एवरी पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी गिल्टी विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड. एवरी पर्सन कि जो भी इंडियन टेरिटरी में ऑफेंस कमिट करता है वो गिल्टी होगा विद इन द मीनिंग ऑफ एन इंडियन पिनल कोड. नाउ गाइज एनी पर्सन, एवरी पर्सन है तो इट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय एवरी पर्सन कि कोई भी पर्सन है. ये जो टर्म पर्सन सिर्फ टर्म पर्सन है ये आपकी इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 11 में डिफाइन है. वो क्या कहता है कि पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ पिनल कोड इंक्लूड्स कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी, ग्रुप ऑफ पर्सनस, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे जो पर्सन का मीनिंग क्या है, ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इज होल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स. तो पर्सन में कोई भी पर्सन इंक्लूड हो सकता है. इज इट क्लियर? किसी भी रिलीजन का, किसी भी सेक्स का. एंड एज सच देयर इज नो एब्सोल्यूट रूल एज सेम पर्सन्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लायबिलिटी अंडर द कोड. इज इट क्लियर? सो ये आपका पर्सन है. नाउ तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिस्कस कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर जो लोग आते हैं, ऑर्डनरी लॉ ऑफ लैंड एंड अंडर इंटरनेशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जैसे आपका प्रेसिडेंट आ गए हैं, गवर्नर्स आ गए हैं. इज इट क्लियर? ऑर्डनरी लॉ ऑफ लैंड में क्या है कि कई बार क्या है इम्यूनिटीज़ कन्फर्ड होती हैं और कंडीशनल इम्यूनिटीज़ भी कन्फर्ड होती हैं कई बार. इज इट क्लियर? तो उसकी बात कर रहे हैं. सो इसमें जो इसमें क्या आ जाता है, चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, समटाइम इट इज़ प्रोसीजरल इम्यूनिटी. इंटरनेशनल लॉ के अंडर जैसे आपके आगे सॉवरेन ऑफ अ फॉरेन कंट्री आ गया, जब वो इंडिया में विजिट कर रहा है बट दे कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू पिनल लायबिलिटी. सो ये रेसिप्रोकल बेसिस है अंडर इंटरनेशनल लॉ. फॉरेन आर्मीज़ आ गए हैं, इंडिया में आए हैं, इंडिया में उनको इनवाइट किया गया है, इवन दे आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ. तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हमने एग्जेम्प्ट किया है. एवरी पर्सन मीन्स कोई भी पर्सन जो यहाँ पे इंडिया में कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, ही शैल बी गिल्टी विद इन द इंडियन पिनल कोड. बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड के अंडर एंड इंटरनेशनल लॉ के अंडर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर्स हो गए हैं. ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स या पर्सन है अनसाउंड माइंड का. इज इट क्लियर? इंटरनेशनल लॉ के अंडर जैसे सॉवरेन हो गया, आपके फॉरेन आर्मीज़ को इन्वाइट किया है, एलियन एनिमीज़ हो गए हैं. इज इट क्लियर? तो एलियन एनिमीज़ के लिए कौन से हैं पर्सन्स, वो रेगुलरली आर्म्ड फोर्सेस को बिलोंग कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें वही एग्जेम्प्टेड है. या फिर दैट कंट्रीज एट वॉर विद इंडिया, एक्ट हैज़ बीन कमिटेड इन परस्यूंस ऑफ द वॉरफेयर. इज इट क्लियर? तो ये आपके एवरी पर्सन में इंक्लूड होंगे. नाउ क्वेश्चन कम्स कि विद इन द टेरिटरी, इन द टेरिटरी मीन्स क्या है वो? इट मीन्स विद इन person must be physically present in India or even though if he is not physically present. Is it clear? कि चाहे वो physically present है या नहीं है. Now for example, one person he has entered into a contract with the other party for the supply of rice. कंडीशन क्या थी यहाँ पे कि पेमेंट बाद में की जाएगी. सो कोई भी पेमेंट पहले नहीं की, बाद में पेमेंट की जाएगी. तो देयर वॉज ए चीटिंग अगेंस्ट द पर्सन जिन्होंने राइस डिलीवर किए थे फॉर द नॉन पेमेंट. उसको पेमेंट नहीं की गई राइस के लिए और वो कभी इंडिया में भी नहीं आए, इंग्लैंड चले गए हैं. उसके बाद उनको इंडिया में दोबारा से लाया गया था, एक्स्ट्राडिएटेड किया गया था. उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए इंडिया में फिजिकली, बट कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि फिजिकल प्रेजेंस सफिशेंट नहीं है. एक्टर्स रियाज और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इंडियन टेरिटरी में होने चाहिए. तो ये क्या था आपका कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया का मीनिंग, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया का मीनिंग. इज इट क्लियर? सो नाउ लेट अस सी दी प्रिंसिपल. क्लियर हो गया. अब हम देखते हैं फैक्ट्स क्या है इस केस के. फैक्ट्स क्या है इस केस के कि जो ए ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ फ्रांस और वो मर्डर कमिट करता है कहाँ पे? इंडिया में,
इंडिया की कौन सी जगह पे, मेड्रास में वो मेड्रास में मर्डर कमिट कर रहे हैं। नाउ वेदर टेल मी द क्वेश्चन इज़ कि इस जो हमारे पास फैक्ट्स दिए गए हैं, क्या यहाँ पे ए गिल्टी होगा मर्डर के लिए, और अगर वो गिल्टी होगा तो वेदर ही इज़ लाइबल इन इंडिया और नॉट। सो पहला क्वेश्चन, पहली ऑप्शन देखो क्या है, ए इज़ नॉट गिल्टी बिकॉज ही इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो क्या देखो फर्स्ट ऑप्शन होगा वेदर ए इज़ नॉट गिल्टी बिकॉज ही इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। क्या आपके प्रिंसिपल से ये मैच कर रहा है ऑप्शन? बिल्कुल भी नहीं, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो इंडिया सिटीज़न नहीं है तो वो ही कैन नॉट बी अ गिल्टी। अगर उसने इंडियन टेरिटरी में ऑफेंस कमिट किया है तो ही विल बी गिल्टी। सो लेट अस सी द नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, A is guilty of murder because every person, whether he is a citizen of India or not, is liable if he commits an offense in India. Is it clear? तब यहाँ पे क्या उन्होंने कहा है कि अब आप देखोगे जो मैंने आपको प्रिंसिपल करवाया था, प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे क्या है, ए गिल्टी होगा मर्डर को, क्योंकि एवरी पर्सन चाहे वो इंडियन सिटीज़न है या नहीं है वो लाइबल होगा अगर उसने कोई ऑफेंस इंडिया में कमिट किया है। लेट अस सी थर्ड ऑप्शन ऑल्सो, ए इज़ लाइबल बिकॉज ही कैन नॉट बी ट्राइड इन इंडिया। तो ये कोई आपका रीज़न नहीं है कि वो इंडिया में ट्राई नहीं हो सकता। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ योर आंसर, दैट इज़ ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर बिकॉज एवरी पर्सन वेदर ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया or not is liable if he commits an offense in India. Is it clear? नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपका, अगर अब कोई इंडियन सिटीज़न है, उन्होंने एक ऑफेंस कमिट किया है विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड इन एनी अदर कंट्री। इज इट क्लियर? अब इंडियन सिटीज़न ने, पहला प्रिंसिपल क्या था कि फॉरेनर ने आके यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इंडियन सिटीज़न है, उन्होंने बाहर जाके किसी फॉरेन कंट्री में जाके इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस कमिट किया है। इज इट क्लियर? ही विल स्टिल बी लाइबल टू बी ट्राइड इन इंडिया। इज इट क्लियर? तब भी वो इंडिया में ट्राई होगा, उसके अगेंस्ट केस चलेगा। नाउ लेट अस सी द फैक्ट्स। अ सिटीज़न ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन यूएसए। जो सिटीज़न है इंडिया का, उन्होंने यूएसए में मर्डर कमिट किया है, विच इज़ नॉट एन ऑफेंस इन यूएसए। इज़ इट क्लियर? तो लेट अस सी कि प्रेजेंट केस में ए को इंडिया में ट्राई किया जाएगा या नहीं। ऑप्शन देखिए, ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर एंड कैन बी ट्राइड इन इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट मर्डर इज़ नॉट एन ऑफेंस इन यूएसए। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बताया था कि एक इंट्रा टेरिटोरियल है और एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब इंडियन टेरिटरी के बाहर अगर आपने ऑफेंस कमिट किया है तो वहाँ पे क्या है, यू विल बी लाइबल फॉर इट। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या है, सेक्शन 4 ये एक्सेप्शन है जो कि बेसिक टू द बेसिक ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पीनल ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज़ कि पीनल लॉ सिर्फ पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो पीनल लॉ है कहाँ पे एप्लीकेबल है, ओनली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट सेक्शन 4 को हमने एक्सेप्शन क्यों बोला है, क्योंकि वो कहता है कि जो आईपीसी कैन बी अप्लाइड आउट ऑफ इंडिया इन सर्टेन केसेस। इज इट क्लियर? विच मीन्स बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर? सो यहाँ पे क्या है, ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर एंड कैन बी ट्राइड इन इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट मर्डर इज़ नॉट एन ऑफेंस इन यूएसए। नेक्स्ट क्या है, ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर इन इंडिया बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑफेंस इन यूएसए, नहीं, क्योंकि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ये नहीं आएगा। थर्ड, ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर बिकॉज इट वॉज नॉट कमिटेड इन इंडिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, तो यहाँ पे क्या है, ए इंडियन सिटीज़न है, सो ही कैन बी ट्राइड इन इंडिया फॉर मर्डर कमिटेड बाय हिम बिकॉज इट इज़ एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। तो ऑप्शन आपका आंसर ए आएगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग मेंस रिया। तो मेंस रिया क्या है, मेंस रिया का मतलब है, ब्रीफ में बता रही हूँ, गिल्टी माइंड। इज इट क्लियर? इट मीन्स गिल्टी माइंड। देखो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है पीनल ज्यूरिसडिक्शन का। अब दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, देयर आर 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पीनल ज्यूरिसडिक्शन। एक आपका है मेंस रिया और दूसरा आपका है एक्टस रिया। दोनों में से अगर कोई भी एब्सेंट होगा तो द पर्सन विल नॉट बी लाइबल। सो मेंस रिया भी ज़रूरी है और एक्टस रिया भी ज़रूरी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंस रिया की। सो मेंस रिया का मतलब क्या है, मेंस रिया मीन्स गिल्टी
माइंड. इज इट क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय गिल्टी माइंड? कि आपके माइंड में कुछ का चल रहा है, आपको ये है कि मैंने ऑफेंस कमिट करना, आई हैव टू कमिट अ ऑफेंस. इज इट क्लियर? सो ये बेसिक एलिमेंट है इन फिक्सिंग द क्रिमिनल लाइबिलिटी. मेंस रिया इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन ऑल्सो. ठीक है, अगर कोई सपोज नाउ ऑफेंस है, डज नॉट रिक्वायर्ड मेंस रिया, सिर्फ एक्टस रिया ही चाहिए, इट इज़ द कॉन्स, देन इट विल बी द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. मेंस रिया एज सच कहीं पे भी आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया. इसका मतलब गिल्टी माइंड होता है, दैट इज़ यू कैन से इवलनेस ऑफ द माइंड, सिंफुलनेस, समथिंग इमोरल, समथिंग अपोज टू मोरल नोशन ऑफ द सोसाइटी. सो अगर इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड है देन इट विल बी ऑफेंस. क्लियर? तो कुछ ऑफेंसेस है जहाँ पे मेंस रिया चाहिए, जहाँ पे, और कौन से आपको कैसे पता लगा कौन से ऑफेंस है जहाँ पे इंटेंशन है, नॉलेज है, रैश नेग्लिजेंट है पर्सन, रीज़न टू बिलीव है, डिसऑनेस्टली. इज इट क्लियर? दैट इज मेंस रिया. तो लेट अस सी द प्रिंसिपल. मेंस रिया ये एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्रिमिनल लाइबिलिटी का. क्रिमिनल ऑफेंस है, ये कमिट होता है ओनली व्हेन द एक्ट इज डन वॉलंटरली. सो देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल इंटेंशन. इज इट क्लियर? मेंस रिया में रॉन्गफुल इंटेंशन होना चाहिए. जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है मेंस रिया का वो क्या है? एक्सप्रेस्ड इन द फैमिलियर लैटिन नेम एक्टस नॉन फेसिट रियम. ये एक मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निजी मेंस सिट रिया. It means there can be no act without guilty mind. Is it clear? Act does not make one guilty unless the mind is also guilty. क्लियर हो गया आपका? क्या बोला है कि ये जो मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट रियम निजी मेंसिट रिया, इट मीन्स वन कैन नॉट बी गिल्टी विदाउट मेंस रिया, विदाउट गिल्टी माइंड. एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी. सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को बचाना चाह रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है एक बच्चा है छोटा कह लो, उसके पास कोई एनिमल, डेंजरस एनिमल है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो एनिमल उस पर अटैक कर रहा है. आप उस बच्चे को बचाने के लिए एनिमल पे फायर कर रहे हो और साथ में वो किस पे लग गई है? फायर. वो वहाँ पे एक और पर्सन खड़ा था जो कि उसने नहीं देखा था, उसको जाके गोली लग गई है. तो यहाँ पे क्या है? उसका माइंड गिल्टी नहीं था. सो एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी. इज इट क्लियर? नाउ लुक एट द फैक्ट्स. ए फायर्स अ रिवॉल्वर इन द एयर. बी जो कि पैराशूट फ्लाई कर रहा था इज हिट एंड किल्ड. अब ए ने गोली कहाँ चलाई थी? हवा में चलाई थी, लेकिन जो एक बी पर्सन ही वॉज फ्लाइंग अ पैराशूट, ही वॉज हिट एंड किल्ड. तो क्या ए लाइबल होगा या नहीं होगा? अब देखो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मेंस रिया है? गिल्टी माइंड है? नहीं है गिल्टी माइंड, क्योंकि वो हवा में चला रहे हैं, उनकी इंटेंशन नहीं है किसी को भी मारने की. तो लेट अस सी द ऑप्शंस. ए कैन बी हेल्ड गिल्टी इफ़ ही हैज़ डन द एक्ट इंटेंशनली. ठीक है, तो ए कब गिल्टी होगा? अगर उसने एक्ट इंटेंशनली किया है. तो ये भी ऑप्शन नहीं है. ए कैन नॉट बी लाइबल इवन इफ़ ही कैन प्रूव दैट बी वॉज किल्ड एक्सीडेंशली. थर्ड, ए इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ही फायर्ड इनटू द एयर. अब ये देखो दोनों ऑप्शंस में से देखो कौन सी बेटर ऑप्शन है बी और सी में से. सेकेंड ऑप्शन क्या है? ए कैन नॉट बी लाइबल इफ़ ही कैन प्रूव दैट बी वॉज किल्ड एक्सीडेंटली. थर्ड, ए इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ही फायर्ड इनटू द एयर. ठीक है, अब उसको पता है कि उसने एयर में फायर किया है, लेकिन कोर्ट में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा. तो बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा? आंसर बी. सी इज़ नॉट द आंसर. बी आंसर आएगा. ए कैन नॉट बी लाइबल इफ़ ही कैन प्रूव दैट बी वॉज किल्ड एक्सीडेंटली. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका जो आ गया है टॉपिक, दैट इज़ रिगार्डिंग दी कॉमन इंटेंशन. कॉमन इंटेंशन आपको सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड में बताया गया है. तो यहाँ पे क्या है? कॉमन इंटेंशन मीन्स कि अगर एक पर्सन ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है और उनमें कॉमन इंटेंशन भी है दो या दो से लोगों की ज़्यादा की. ठीक है, अब देयर आर टू पर्सन्स फॉर एग्जांपल, उनकी कॉमन इंटेंशन है कि हमें चोरी करनी है. इज इट क्लियर? तो अगर एक ने भी काम किया इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन तो सारे पर्सन उसके लिए लाइबल होंगे. तो लेट अस सी द प्रिंसिपल. When a criminal act is done by one person in furtherance of the common intention of himself and some other person, each of such person is liable for the act
facts in the same manner as if it were done by each one of. Is it clear? So facts देखो क्या है, ABC उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बर्गलरी कमिट करेंगे. सो वो कहाँ पे गए, वो जो एक घर, बंद घर में लॉक था, उसको तोड़ के उसके अंदर घुस गए हैं वो. हाउएवर जो डोमेस्टिक सर्वेंट था वो आउट हाउस में था बिफोर दे हैड फिनिश्ड. एंड उसने जो डोमेस्टिक सर्वेंट था उसने शाउट करना स्टार्ट कर दिया. जैसे ही उसने शाउट करना स्टार्ट कर दिया, जो तीनों के तीनों ये आए थे ABC, वो घर छोड़ के और उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया. एक स्मॉल क्राउड ने उनको घेर लिया था. सो A ऑन बीइंग कॉट बाय X ने A को पकड़ लिया. वन ऑफ द पर्सन्स परस्यूइंग देम स्टैब्ड हिम एंड रैन अवे. और तब तक जो B था, जब तक वो A को पकड़ रहे थे, B और C डिसअपियर्ड हो गए और X जिन्होंने A को पकड़ा था उनकी डेथ होगी ऑन अकाउंट ऑफ द स्टैब वाउंड्स. लेटर पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया था. दे वर चार्ज्ड फॉर अटेम्प्टेड टू बर्गलरी एंड मर्डर ऑफ X. तो व्हाट विल बी द पोजीशन? देखो अब क्या A लाइबल होगा या तीनों के तीनों लाइबल होंगे. अब यहाँ पे आप ये ध्यान से देखो कि जो यहाँ पे फैक्ट्स हैं वो क्या है, वो क्या उनकी कॉमन इंटेंशन क्या थी, टू कमिट बर्गलरी. मर्डर का नहीं था उनका कि उन्होंने किसी का मर्डर करना है, ये ऑफेंस नहीं था. सॉरी, ये कॉमन इंटेंशन नहीं थी. सिर्फ कॉमन इंटेंशन क्या थी, बर्गलरी कमिट करनी है. लेकिन यहाँ पे अब X का मर्डर हो गया तो देखिए कि कौन, क्या तीनों लाइबल होंगे मर्डर के लिए या सिर्फ A मर्डर के लिए लाइबल होगा. लेट अस सी द ऑप्शंस. फर्स्ट क्या है, अलॉन्ग विद A पर्सन हु स्टैब्ड X, B and C आर ऑल्सो गिल्टी ऑफ मर्डर बिकॉज A स्टैब्ड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. तो ये मैंने आपको बोल दिया है कि यह आंसर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, उनकी कॉमन इंटेंशन क्या थी, ओनली टू कमिट दी बर्गलरी, नॉट दी मर्डर. इज इट क्लियर? सो A आपका आंसर नहीं है. सेकेंड C, अलॉन्ग विद A, B, C आर ऑल्सो गिल्टी ऑफ मर्डर बिकॉज A एट द टाइम ऑफ स्टैबिंग X वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ B and C and he wanted to save not only himself but B and C as well. इज़ इट क्लियर? वो अब ये क्या कह रहे हैं कि A, B, C भी तीनों गिल्टी है मर्डर के लिए. क्यों? क्योंकि A ने जब X को स्टैब किया था, एट दैट टाइम B and C ही वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ B and C. उसको सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाना था, B और C को भी बचाना था. नो, सिर्फ हमें यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना. और प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, कॉमन इंटेंशन ज़रूरी है. लास्ट ऑप्शन क्या है, A is only guilty of murder because there was common intention to commit the offense of burglary. There was no common intention to commit the offense of murder. Is it clear? So आंसर आपका क्या होगा, C होगा. मर्डर के लिए सिर्फ A ही लाइबल होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग इंटॉक्सिकेशन. अब ये देखो, जो इंटॉक्सिकेशन है दैट इज़ जनरल एक्सेप्शंस के अंडर आता है, जनरल डिफेंसेस के अंडर आता है IPC में. नाउ जो ये जनरल डिफेंसेस हैं आपके, ये टेस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 106. इज इट क्लियर? जो जनरल डिफेंसेस हैं, तो सेक्शन 85 वन ऑफ द सेक्शन ऑफ IPC इंटॉक्सिकेशन. यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, सेक्शन 85, कि कोई भी वो ऑफेंस नहीं है जिस पर्सन ने, अगर सपोज़ किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, A हैज़ कमिटेड सर्टन ऑफेंस, और जब उस टाइम पे उन्होंने ऑफेंस कमिट किया था वो इंटॉक्सिकेटेड थे, उनको नहीं पता था, वो होश में नहीं थे. ठीक है, ड्रिंक की हुई थी, वो होश में नहीं थे, उन्हें नहीं पता कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो सही है, ये गलत है. इज़ इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे सेक्शन 85 में उन्होंने क्या बोला है कि जो इंटॉक्सिकेशन थी वो उनकी नॉलेज के बगैर, उनकी नॉलेज के बिना उनको पिलाई गई थी, इंटॉक्सिकेट किया गया था, या उनकी विल के अगेंस्ट, कि वो मना करे जा रहे हैं कि उनको नहीं पीनी है तभी उनको पिलाई गई है, या फिर उनको बिना बताए ही उनको पिलाई गई है, देन तभी ये डिफेंस होगा, अदरवाइज़ नहीं. अगर आपने वॉलेंट्रली ड्रिंक किया है, वॉलेंट्री बहुत ओवर ड्रिंक कर लिया है जिससे आपकी अनकॉन्शियस हो गए हो, तो आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा. इज़ इट क्लियर?
सो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने ड्रिंक की है और इसको क्या इसकी नॉलेज के बिना इसको पिलाई गई है, तो देन इन दैट केस अगर ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया ही कैन क्लेम डिफेंस अंडर सेक्शन 85 ऑफ IPC। प्रिंसिपल देखो, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन incapable of knowing the nature of act or that what he is doing is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। Is it clear? So इसमें क्या है, जो आपके 2 important legal points हैं यहाँ से आते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। एक इंटॉक्सिकेशन का मस्ट बी इनवॉलेंट्रली और विदाउट नॉलेज, और जो लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन है वो मस्ट बी सच एज टू मेक अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ नेमिंग द नेचर ऑफ द एक्ट। नाउ व्हाट आर दी फैक्ट्स ऑफ द केस। प्लीज़ दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आप फैक्ट्स को भी प्रिंसिपल को भी ब्रेक करो पॉइंट वाइज, फैक्ट्स को पॉइंट वाइज ब्रेक करो, देन यू री एनालाइज दी, ठीक है, री एनालाइज करो उन दोनों को, देखो कि आपका आंसर क्या आना चाहिए गिवन 4 ऑप्शंस में से। इज इट क्लियर? Now see the facts. Ravi got drunk of his own violation and on his way back home he crushed a cyclist while driving negligently। ठीक है, रवि है वो he would be punished for negligent driving on a public place। सॉरी कि वो ड्राइव कर रहे थे of his own volition and in his way back home he crushed a cyclist while driving negligently। Is it clear? अब यहाँ पे क्या लिखा है, his own volition, he is prosecuted for negligent driving on a public place। क्या रवि लाइबल है पनिशमेंट के लिए? यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिया गया है, चलो आप कैसे बताओ क्या ऑप्शंस में क्या होगा, रवि इज़ लाइबल, रवि इज़ नॉट लाइबल एंड नन ऑफ दी अबव। इज इट क्लियर? सो रवि है, रवि ने, दोबारा फैक्ट्स रिपीट कर रही हूँ मैं आपके लिए, रवि ने अपनी मर्ज़ी से ड्रिंक की थी और जब वो ड्रिंक करके घर वापस जा रहे थे उन्होंने एक्सीडेंट हो गया साइकिलिस्ट के साथ क्योंकि वो नेग्लिजेंट ड्राइव कर रहा था रवि। नाउ यहाँ पे क्या है कि ही इज़ प्रोसिक्यूटेड फॉर नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑन अ पब्लिक प्लेस। इज़ रवि लाइबल फॉर पनिशमेंट? तो सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग वो लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखे हैं 2 हैं। कब डिफेंस मिलता है? जब इंटॉक्सिकेशन आपने इनवॉलेंट्रली आपकी नॉलेज के बिना आपको दी गई है, और सेकेंड क्या है कि जो लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन है वो इस तरह का मस्ट बी एज टू मेक अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। इज इट क्लियर? सो इस केस में क्या आएगा आपका कि रवि है ही विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट फॉर नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑन अ पब्लिक प्लेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो इंटॉक्सिकेटेड थे, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी नॉलेज से उन्होंने शराब पी थी। सो ही कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू अवॉइड द लाइबिलिटी। इज इट क्लियर गाइज? सो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द प्राइवेट डिफेंस and with the legal reasoning of IPC with more topics. Thank you.